सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फूलों वाले पौधों की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया के बारे में। उनके लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया। अक्सर हम फूलों को बस उनकी खूबसूरती या खुशबू के लिए देखते हैं, पर वो असल में कहीं ज्यादा है। हमारी ये जो चर्चा है ये जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों पर आधारित है। और हाँ, जब पौधों में प्रजनन की बात आती है तो भारत के महान वनस्पति शास्त्री पंचानन माहेश्वरी, उनका जिक्र जरूरी हो जाता है। उन्होंने भ्रूण विज्ञान में बहुत बड़ा काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना भी की। उनका काम पौधों के जीवन चक्र को समझने में बहुत महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल। फूल सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, ये तो पौधों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत ही जटिल, एक अद्भुत मशीनरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना आप कह सकते हैं प्रकृति की इंजीनियरिंग को समझने जैसा है। हाँ, सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं फूल के जो मुख्य प्रजनन हिस्से हैं उनसे। नर भाग होता है पुंकेसर, है ना जी, जिसके सिरे पर परागकोश होता है और उसी में वो छोटे छोटे परागकण बनते हैं जी। और मादा भाग है स्त्री केसर, जिसके नीचे अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, जहां वो अंड कोशिका विकसित होती है। और ये जो परागकण है ना, ये अपने आप में बड़े कमाल के हैं। इनकी जो बाहरी दीवार है, बाह्य चोल कहते हैं उसे। अच्छा, बाह्य चोल। हाँ, वो एक पदार्थ से बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। अच्छा। और ये पदार्थ शायद सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है जो हमें ज्ञात है। इस पर तेजाब, क्षार, ऊंचा तापमान, इनका आसानी से असर नहीं होता। ये एक तरह का कवच है परागकण के लिए। कमाल है, हजारों साल तक भी सुरक्षित रह सकते हैं, जीवाश्म की तरह। हाँ, बिल्कुल। तभी तो जीवाश्मों में भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये परागकण बन गए, अब इन्हें मादा हिस्से तक पहुंचना है। इसी को परागण कहते हैं, सही है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक का सफर। जी हाँ, परागण। और पौधे इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो हवा के भरोसे रहते हैं, जैसे मक्का। आपने भुट्टे के रेशे देखें, वो असल में वर्तिकाग्र ही हैं, हवा से पराग पकड़ते हैं। हाँ, देखें। कुछ पौधे पानी का सहारा लेते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, पर ज्यादातर पौधे वो जैविक कारकों पर निर्भर करते हैं। जैविक कारक मतलब? जीव जंतु। हाँ, जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे, पक्षी, यहां तक कि चमगादड़ भी। और कई बार तो ये रिश्ता इतना गहरा होता है पौधे और परागणकर्ता के बीच कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, जैसे युक्का का पौधा और एक खास तरह का शलभ। वाह, ये आपसी निर्भरता तो सच में कमाल की है। अच्छा, तो परागण हो गया, फिर इसके बाद कुछ बहुत खास होता है ना? बिल्कुल। यहां आती है आवृत बीजी, यानी फूलों वाले पौधों की सबसे अनूठी बात, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन? हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन। होता क्या है कि परागकण से दो नर युग्मक निकलते हैं। पहला नर युग्मक वो अंडकोशिका से मिलता है, इससे बनता है युग्मनज, जाइगोट। यही आगे चलकर भ्रूण बनेगा। इसको हम कहते हैं सत्य निषेचन या युग्मक संलयन। ठीक है, ये तो हुआ एक निषेचन। और दोहरा क्यों? दोहरा इसलिए क्योंकि जो दूसरा नर युग्मक है वो भी एक महत्वपूर्ण काम करता है। वो बीजांड के केंद्र में एक कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका, उससे जाकर मिलता है। उस केंद्रीय कोशिका में पहले से दो केंद्रक होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो ये दूसरा नर युग्मक और वो दो ध्रुवीय केंद्रक तीनों मिल जाते हैं। अच्छा, 3 मिल गए। हाँ, 3। इसीलिए इसे कहते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो बाद में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाता है। और ये भ्रूणपोष जो है, ये विकास कर रहे भ्रूण के लिए भोजन का भंडार होता है। ओह, तो ये हुआ कि पौधा ये पक्का कर रहा है कि भ्रूण के लिए खाना तभी तैयार हो जब भ्रूण बनना तय हो गया हो। बिल्कुल सही। ऊर्जा बचाने का कितना बढ़िया तरीका है ना? भ्रूणपोष तभी बनेगा जब निषेचन सफल हो गया। एक तरह का कंफर्मेशन है ये। कितनी कुशल व्यवस्था है। एकदम। और फिर इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो जो बीजांड था वो बदल जाता है बीज में, और अंडाशय फूल कर बन जाता है फल। अच्छा, तो फल अंडाशय से बनता है? हाँ, मुख्य रूप से। इसीलिए आम जैसे फल जो सिर्फ अंडाशय से बनते हैं उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। और सेब वगैरह? हाँ, सेब या स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से जैसे पुष्पासन भी शामिल हो जाते हैं। उन्हें हम आभासी फल कहते हैं। समझ गए। और ये बीज
इन बीजों में जीवन को सहेजने की जो क्षमता है वो भी गजब की है। जरा सोचिए, आर्कटिक टुंड्रा में बर्फ में दबे हुए ल्यूपिनस आर्कटिकस नाम के पौधे के बीज मिले, लगभग 10,000 साल पुराने, और वो अंकुरित हो गए। 10,000 साल, अविश्वसनीय है ना? और अभी हाल ही में मृत सागर के पास खजूर के लगभग 2,000 साल पुराने बीज मिले, वो भी अंकुरित हो गए। ये तो प्रकृति की सहन शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। क्या कुछ और भी अनोखे तरीके हैं पौधों में प्रजनन के? हाँ, 2 और चीजें हैं जो काफी दिलचस्प हैं। एक है असंजनन यानी एपोमिक्सिस, और दूसरा है बहुभ्रूणता यानी पोलीएम्ब्रियोनी। असंजनन वो क्या है? असंजनन में बीज तो बनता है, हाँ। पर बिना निषेचन के। ये एक तरह से अलैंगिक प्रजनन है, पर लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। अच्छा। कुछ घास और एस्टेरेसिया कुल के पौधों में ऐसा होता है। अच्छा, बिना निषेचन के बीज। बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता? बहुभ्रूणता का मतलब है एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का होना, जैसे कभी कभी नींबू या आम के बीज में मिल जाता है। ओह। कृषि में खासकर जो संकर किस्में होती हैं, हाइब्रिड वैरायटीज, उनके गुणों को बनाए रखने के लिए ये प्रक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक फूल के अंदर मतलब परागण से लेकर दोहरे निषेचन जैसी जटिल और अनूठी प्रक्रियाओं से गुजरकर बीज और फल बनते हैं। ये न सिर्फ पौधों की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उनमें विविधता भी लाते हैं। बिल्कुल, और यही सारी प्रक्रियाएं हमारी खेती, हमारी खाद्य सुरक्षा, इन सब का आधार हैं। जीवन का ये पहिया ऐसे ही चलता रहता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। कभी सोचा है कि अंजीर का वो जो नन्हा सा लगभग न दिखने वाला बीज होता है, वो कैसे एक इतने बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है, और फिर वो एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में लाखों नए बीज बनाता है। एक छोटे से बीज में छुपी जीवन की ये जो अपार शक्ति है, जिसके कुछ पहलुओं को आज हमने समझने की कोशिश की, ये सचमुच हैरान कर देने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आप सबका